इमेजिन करो कि आप साल भर मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, बिजनेस करके, सैलरी से, और आपका आधा पैसा कोई और ले जाए। ये वैसे इमेजिन करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, अरे मैं तो इनकम टैक्स के रेंज में ही नहीं आता। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझाऊं कि इंडिया में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगता, उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं और उन लोगों पर भी लगते हैं जो टैक्स की रेंज में नहीं आते हैं। ये चलना जीएसटी के बारे में मुझे भी पता है। मुझे भी पता है कि आपको जीएसटी के बारे में पता है, इसीलिए इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, 12 से ज्यादा टैक्सेस में बताने वाला हूं जो एक आम आदमी पर लगते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है और आपका पैसा चला जाता है सरकार के पास। तो भाई साहब अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीके से भारत में लगने वाले 12 टैक्सेस के बारे में बताने वाला हूं और आपको आना वाला है भर भर के गुस्सा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं स्लाइस, जो देते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पर फ्लैट रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट और एफडी पर 8.5% इंटरेस्ट। मोर ऑन दैट लेटर। तो चलो एक एक करके कवर करते हैं टोटल 12 तरह के टैक्सेस जो आप इंडिया में दे रहे हो। नंबर 1, इनकम टैक्स। तो भाई साहब भारत की आबादी है 1,40,40,000,000। उसमें से पिछले साल लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, जिसमें भी लगभग 5 करोड़ लोगों ने नील रिटर्न भरा था, मतलब उन्होंने 1 रुपए का भी इनकम टैक्स दिया नहीं। बचे 2-2.5 करोड़ लोग, और इन 2.5 करोड़ लोगों ने इतना टैक्स सरकार को दिया है जितना सारे बिजनेसेस मिलकर भी सरकार को नहीं दे रहे। हमारे देश में इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव रेंज में लगता है, मतलब आपकी इनकम कम है या बहुत कम है तो हो सकता है सरकार बोले भाई तू क्या ही देगा, अपने पास रख ले पैसा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है सरकार बोलती है मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। 30% तक सरकार आपका इस न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स काट सकती है। लेकिन यही नहीं, सरकार बोलती है कि इस इनकम टैक्स पर भी हम और सरचार्ज लगाएंगे उन लोगों पर जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। बहुत ज्यादा की डेफिनेशन 50 लाख। अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो तो आप पर अप टू 25% और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से तो अप टू 37% का सरचार्ज लग सकता है इस टेबल के हिसाब से। मतलब अगर आप 60 लाख रुपए कमाते हो, वैसे मुझे पता है ना आप कमाते हो ना मैं, लेकिन अगर कमाते हो 60 लाख रुपए तो उस पर लगेगा आपको लगभग 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स और 1,20,000 रुपए का सरचार्ज, मतलब 13,25,000 रुपए आपका टैक्स सीधा सीधा बन जाएगा। लेकिन सरकार बोलती है यही नहीं, मुझे तो इसमें और भी टैक्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे चाहिए सेस। निर्मला ताई, आप इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हो, इन सबको हटा के इनकम टैक्स को 30% से 31% कर दो। अरे नहीं यार, 31% करने से तो लोग समझ जाएंगे। एडिशनल 4% सेस बताते हैं, जनता को समझ नहीं आएगा। मतलब ये जो 13,25,000 रुपए टैक्स बना है ना, इस पे एडिशनल 53,000 रुपीज का सेस भी आपको देना होगा। और सरकार को ना आप पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। सरकार ये कहती है कि साल खत्म होने के बाद आप टैक्स दो ना दो, मुझे तो साल भर के बीच बीच में टैक्स देते चले जाओ। हर क्वार्टर के बाद आपको पहले 15%, फिर 45%, फिर 75% और 15 मार्च से पहले मतलब साल खत्म भी नहीं हुआ अभी, उससे पहले आपको 100% टैक्स देना है। अगर नहीं दिया तो आप पर लग जाएगी इंटरेस्ट और पेनल्टी। और इवन जो सैलरीड लोग हैं ना, उस पे तो सरकार को बिल्कुल ही यकीन नहीं है। सरकार ने बोला है कि भाई बिजनेसमैन तो अपना एडवांस टैक्स भरें, लेकिन जो सैलरीड वाले हैं उनका टैक्स तो पहले से ही सैलरी में काट के हमें जमा कराते रहो, जिसे बोला जाता है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब आपकी इन हैंड सैलरी पहले से ही टैक्स कटा के ही आती है। और ये टीडीएस सिर्फ सैलरी वालों पर नहीं, हर प्रोफेशन में लगता है। मान लो आप एक फ्रीलांसर हो और आपने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी, वेबसाइट वगैरह बनाई अपने क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट आपको पहले से ही 10% यानी 10,000 रुपए काट के देगा, ताकि सरकार को एक तो ये पता चल जाए कि भाई साहब इसने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें से 10,000 ही मेरे पास आए, बाकी हो सकता है इससे और टैक्स लेना पड़े। और आपका कुछ टैक्स तो सरकार के पास पहले ही जमा हो गया। अब इस साल के बजट में निर्मला जी ये न्यू टैक्स रिजीम इस स्लैब के हिसाब से चार्ज कर रही है, लेकिन एक ओल्ड टैक्स रिजीम और है जिसमें कुछ इस स्लैब के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। ओल्ड और न्यू रिजीम में मेजर डिफरेंस ये है कि न्यू रिजीम में किसी प्रकार के एग्जम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं, मतलब आपकी जितनी इनकम है उतनी की उतनी सरकार टैक्स ले लेगी। लेकिन ओल्ड रिजीम में आप कुछ एग्जम्पशंस जैसे कि एचआरए, एलटीए और कुछ डिडक्शंस जैसे कि एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए वगैरह डाल सकते हो और अपनी इनकम को थोड़ा घटा सकते हो। एग्जांपल के लिए एटीटीटीए ये कहता है कि आपका सेविंग्स अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट बना है अप टू 10,000 रुपीज माफ होगा, आपकी इनकम में जुड़ेगा नहीं। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, वो भी सेविंग्स अकाउंट पे। क्यों मजाक कर रहे हो?
सेविंग्स अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट कौन देता है? मिलता है लक्ष्मण, स्लाइस के सेविंग्स अकाउंट के साथ मिलता है। जहां बाकी बैंक अकाउंट मात्र 1-2% सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वही स्लाइस देता है आपको फ्लैट आरबीआई की रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पर, जो करंटली है 5.5%। मतलब 1 लाख रुपए पर सालाना ब्याज आपको मिल जाएगा 5500 रुपए। वहीं बाकी बैंक आपको 2000 भी मुश्किल से देते हैं। अब आप बोलोगे कि मिनिमम बैलेंस 1 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। जीरो मिनिमम बैलेंस, और उसमें भी इंटरेस्ट डेली क्रेडिट और कंपाउंड होगा। ज्यादा इंटरेस्ट के लिए आप स्लाइस की 1.5 ईयर की एफडी करा सकते हैं, जिसपे 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। बाप रे! और ये सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, सबके लिए है। इस अकाउंट में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट DICGC के अंडर इंश्योर्ड भी है। यूपीआई पर आपको कैशबैक भी मिलता है। और तो और अभी ITR फाइलिंग की डेडलाइन आने वाली है, तो स्लाइस में आप बड़ी आसानी से अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइस अकाउंट आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको मिलेंगे एडिशनल रिवॉर्ड्स। अगला नंबर आता है कैपिटल गेन टैक्स। सरकार बोलती है कि जो इनकम है उस पर तो मैं टैक्स लूंगी, लेकिन जो इनकम बच गई उसको आपने कहीं निवेश किया, उस पे आपका जितना रिटर्न भरा उसमें भी मेरा एक अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए आपने म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, गोल्ड में, जमीन में, क्रिप्टो में कहीं भी इन्वेस्ट किया और उस पे बाय चांस आपको प्रॉफिट हो गया, तो सरकार बोलेगी इस प्रॉफिट में से एक हिस्सा मेरा। अगर आपका प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हुआ है तो लगभग 20% आपको टैक्स देना होगा, और लॉन्ग टर्म में हुआ है तो आपको लगभग 12.5% टैक्स देना होगा। अगला नंबर आता है एसटीटी का। सरकार ने बोला हमारे आधे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर तो लॉस में चल रहे हैं, जब इनको ही फायदा नहीं हो रहा तो मेरा टैक्स नहीं बन रहा। क्यों नहीं एक ऐसा टैक्स लगाते हैं जो चाहे आपको फायदा हो या नुकसान सरकार को जरूर मिल जाए। इसलिए सरकार लेकर आई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे डिलीवरी करते हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, आपने जितने अमाउंट के शेयर्स खरीदे बेचे उसका एक परसेंटेज, जो हो सकता है लाख रुपए में 25 से लेकर लाख रुपए में 125 तक, वो सरकार एज एसटीटी ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, तो उसका 0.1% चार्ज सरकार आपको खरीदते समय ले लेगी। और मान लो उसको बेचा आपने 90 रुपए में, 10 रुपए का नुकसान भी हो गया, तो भी बेचने के अमाउंट का 0.1% आपको फिर से देना होगा सरकार को एज एसटीटी। इसकी बैक स्टोरी सुनाने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल अपीयरेंस। बजट कम है तो मैं ही हूँ वो स्पेशल अपीयरेंस। तो बैक स्टोरी ये है, 2004 से पहले कैपिटल गेन टैक्स लगता था। 2004 में कैपिटल गेन टैक्स को कर दिया जीरो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, और उसकी जगह सरकार लेकर आ गई एसटीटी। अब फ़ायदा ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो खुल के इन्वेस्ट करो, उनका जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको एसटीटी देना पड़ जाएगा। अब 2018 तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहा जीरो, बट 2018 के बाद वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लाया गया, बट इस बार एसटीटी को हटाया नहीं गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले 10% था, अब 12.5% हो गया है, और एसटीटी भी बरकरार है। एज अ रिजल्ट अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी डिस्करेज होते हैं, और अगर अपन ट्रेडर हैं तो भी डिस्करेज होते हैं, थोड़े ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर ले तो भी डिस्करेज होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा चपत एसटीटी की उन लोगों को लगती है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके 50 लाख 1 करोड़ के लॉसेस हो सकते हैं, और उन लॉसेस के बावजूद उन्होंने 10, 20, 30 लाख पता नहीं कितना पैसा एसटीटी में हर साल दिया है। मतलब जनता को चूना और सरकार का सोना ही सोना। अगला नंबर है प्रोफेशनल टैक्स। भाई साहब ये कौन सा टैक्स है? अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप पर लगता है प्रोफेशनल टैक्स। भारत में सारी स्टेट्स नहीं, लगभग 15-16 स्टेट्स में टैक्स लगता है, जिसकी रेट्स कुछ इस प्रकार है। फिर चाहे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ सीए, आर्किटेक्ट वगैरह, सभी इस टैक्स के दायरे में आते हैं। अब सरकार ने सोचा कि भाई साहब इसने इनकम कर ली या इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना लिए, प्रोफेशनल बन गया ये, इसके पास पैसा आ रहा है, तो इसके बाद क्या करेगा? खरीदेगा गाड़ी। तो चलो गाड़ी पे भी टैक्स लगाते हैं। और आ गया हमारे पास रोड टैक्स। बाय द वे, रोड टैक्स टोल वाले टोल से अलग है। ये हर गाड़ी खरीदने पर, चाहे आप 2 व्हीलर खरीदो चाहे कार खरीदो, आप पर लगता है। कितना परसेंट लगता है? अप टू 20%। ये दिल्ली का ही एग्जाम्पल देख लो, 4% से लेकर 12.5% तक जो भी आपकी शोरूम प्राइस है उसके हिसाब से एडिशनल ये टैक्स जुड़ जाता है। मतलब आपके 10,000 रुपए की कार 11,25,000 रुपए की पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट द ओनली टैक्स ऑन कार। कार पर ऑलरेडी जीएसटी और उसके ऊपर समथिंग लाइक कंपनसेशन सेस ऑलरेडी लग रहा है, जिसकी हम कुछ ही देर बाद बात करेंगे।
अगला नंबर आता है उन टैक्सेस का जो आपकी म्युनिसिपैलिटी आपसे कलेक्ट करती है। सरकार ने कहा आप गाड़ी खरीद ली, इसके बाद क्या खरीदेगा भाई साहब? इसके बाद खरीदेगा घर, तो इस पर लगाते हैं हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। कितना परसेंट होगा? ये होगा 0.2% से लेकर 3% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक। मतलब मान लो आपने 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा तो उस पर हो सकता है 10,000 रुपए से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक सालाना प्रॉपर्टी टैक्स आपकी म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट कर ले। हाँ, इसमें काफी धांधलियां चलती है और कुछ जगह कलेक्ट होता है, कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन अगर टेक्निकली माने तो इतना कलेक्ट कर सकती है सरकार और कई जगह करती भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और म्युनिसिपैलिटी यही नहीं, आपसे और कई तरह के चार्जेस और टैक्स लेती है। वाटर टैक्स ले सकती है, क्लीनिंग टैक्स ले सकती है, सीवेज टैक्स ले सकती है। इनफैक्ट एमसीडी तो कारों पर पार्किंग का चार्जेस भी लेती है 2,000 से 4,000 रुपए तक। अच्छा हाँ, सरकार ने बोला कि देखो यार, इतने सारे घर हैं, अलग अलग जगह पर हैं, इनसे एक एक करके टैक्स कलेक्ट कर नहीं कर पाए, पहले ही जैसे ये घर खरीद लें उसी समय इनसे टैक्स ले लेना चाहिए। इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई स्टाम्प ड्यूटी। तो जब भी आप जमीन की खरीद बिक्री करते हो, उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हो, तो उस पर दो तरह के चार्जेस लगते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है जो जनरली 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, और एक लगती है आप पर स्टाम्प ड्यूटी जो 5 से 8% होती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। इनफैक्ट राजस्थान जैसी स्टेट ने तो इस पर भी 20% कोई लेबर सेस एडिशनल लगा रखा है। मतलब आप इनकम टैक्स देने के बाद, कैपिटल गेन देने के बाद, एसटीटी देने के बाद, प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद जो पैसे बचाकर अपना घर खरीदते हो उस पर एडिशनल 7-8% की स्टाम्प ड्यूटी आपको सरकार को देनी पड़ती है। 50 लाख रुपए का अगर घर खरीदने गए तो 4-5 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी आपकी गई। रुको जरा, एक और टैक्स आता है जिसका नाम है BOCW। नाम भी नहीं सुना ना? इसका नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट सेस। ये टैक्स लगता है आपने जितने रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया उसके हिसाब से। मतलब आपने अपने प्लॉट पर मान लो 1 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया तो 1 लाख रुपए का BOCW सेस आपसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर लेगी। अभी पिछले कुछ दिनों से भर भर के नोटिस आ रहे हैं, जिनके यहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है वहां पर BOCW का नोटिस पहुंच रहा है। तो भाई साहब, हम वीडियो एडिट ही कर रहे थे तब तक ये देखो BOCW का एक नोटिस कनिका के यहाँ भी आ गया है, क्योंकि इसने सिर्फ अपने छत पे 2 कमरे बनाए तो इसके ऊपर भी नगर निगम ने नोटिस भेज दिया BOCW टैक्स जमा कराओ 1%। ये तो वो सारे टैक्सेस हुए जो आप डायरेक्टली सरकार को दे रहे हो और जो डायरेक्टली आपके दिल पर चुभते हैं। लेकिन बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली सरकार आपकी पॉकेट मार के ले जाती है, जिसमें सबसे बड़ा है ऑफ कोर्स GST। तो भारत में GST की इतनी सारी स्लैब रेट करंटली चल रही है 0% से लेकर 28% तक। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो 5% टैक्स, मोबाइल खरीदने जाओ तो 18%, कार खरीदने जाओ तो 28%। लेकिन ये 28% GST काफी नहीं था। सरकार ने बोला कि इस पर भी हम एक और टैक्स लगाएंगे, जिसे उन्होंने बोला कंपनसेशन सेस। शुरू तो इसलिए किया गया कंपनसेशन सेस को क्योंकि जब वैट वगैरह हटाकर GST इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टेट्स को जितना टैक्स पहले मिल रहा था उतना नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने बोला यार, टेम्पररी रूप से हम एक कंपनसेशन सेस लगा देते हैं और इससे जितना पैसा और आएगा वो स्टेट में और बांट देंगे ताकि स्टेट भी खुश रहे, सेंटर भी खुश रहे। लेकिन ये टैक्स की मियाद बढ़ते बढ़ते अभी 2026 तक चली गई है। कंपनसेशन सेस के अंतर्गत कुछ लिमिटेड आइटम पर 10-12% से लेकर 100% से ज्यादा तक एडिशनल टैक्स लगाया जा रहा है। इसमें कुछ आइटम तो ऐसे हैं जो सिन आइटम है, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, सिगरेट वगैरह, उन पे लगाना तो जायज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइटम जो हम डे टू डे यूज करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि कार्स, जैसे कि बाइक, मोटरसाइकिल, उन सब पर भी ये कंपनसेशन सेस लगाया गया है। यानी उस पर इफेक्टिव GST 28% नहीं, हो सकता है 30, 40, 50, 60, 100% तक हो गया है। इसीलिए जब आप कोई SUV लेने जाते हो तो उस पर 28% नहीं, हो सकता है आप 30-35% या उससे भी ज्यादा GST पे कर रहे हो। तो मोदी जी ने रिसेंटली बोला है कि GST जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारी स्लैब्स हटाकर सिर्फ 5 और 18% की स्लैब रखी जाएगी और लग्जरी गुड्स के लिए एक नई 40% की स्लैब इंट्रोड्यूस की जाएगी। मतलब कॉम्पनसेशन सेस तो हट जाएगा लेकिन टैक्स बढ़ जाएगा। मतलब कान यूं पकड़ो या यूं, दर्द तो आखिर जनता को ही होता है। जब 2017 में सरकार GST लेके आई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन कुछ गुड्स जिनसे भैया बनता है बहुत मोटा टैक्स, उनको GST में सरकार लेकर ही नहीं आई। नंबर 1 है पेट्रोल एंड नंबर 2 है एल्कोहल, और इन पर अभी भी लग रहा है हमारा नंबर 10 इनडायरेक्ट टैक्स, वैट एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब जब कोई सामान बन रहा है उसके मैन्युफैक्चर पर जो ये टैक्स लगा दिया जाता है, जो अल्टीमेटली आता आप पर ही है, यानी एज अ कंज्यूमर चाहे रिफाइनरी पर टैक्स लगाओ लेकिन पेट्रोल के प्राइस तो आप ही पे कर रहे हो। और दूसरा होता है वैट, यानी जब ये सामान बिक रहा है उस समय टैक्स। अभी जो भाई साहब पेट्रोल 100 रुपए चल रहा है ना,
उस पर 50% तो वैट और एक्साइज ड्यूटी ही है। इनफैक्ट अगर आप ओल्ड मॉन्क की बॉटल लेने जाओ तो गोवा में तो 210 रुपए की मिल जाती है, लेकिन कर्नाटका जाने तक 1700 रुपए की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्नाटका में इतना ज्यादा वैट और एक्साइज ड्यूटी इन पर लगा रखा है। मतलब आदमी अपना टैक्स कटने का गम भुलाने के लिए भी जाए महकाने, तो वहां पे भी सरकार ने लगा दिया टैक्स। अब बात करते हैं कस्टम्स की। ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये बाहर से जो भी इंपोर्ट करी गई चीजें उन पर लगता है। आप बोलते हो भाई साहब हम तो कुछ इंपोर्ट ही नहीं करते। अरे कैसे नहीं करते? आप जो मोबाइल चला रहे हो, भले ही ये मेड इन इंडिया लिखा है, लेकिन इसके कई सारे पार्ट तो बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। इसी कारण यूएस में भी जो आईफोन आपको 70-80 हजार रुपए का मिलेगा, इंडिया में वो 1.25 लाख रुपए का मिलेगा। इवन टेस्ला जो बाहर 38-35 हजार डॉलर, लगभग 30-40 लाख रुपए की है, इंडिया में वो 55-60 लाख रुपए की पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उस पर लग रहा है ऑलमोस्ट 100% कस्टम ड्यूटी। और ये कस्टम ड्यूटी आपके डे टू डे आइटम्स पर भी लगती है, जैसे कि चीज, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि वे प्रोटीन, क्योंकि कई सारे आइटम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब भले चाहे आप खुद इंपोर्टर हो ना हो, चूंकि आप एंड कंज्यूमर हो, अल्टीमेटली ये टैक्स आप ही की जेब से जा रहा है। अब इतना सारा टैक्स देने के बाद आपका दिल कहता है कि भाई साहब गाड़ी निकालो और चलो कहीं पहाड़ों में या बीच पर, और वहां जाके कुछ सुकून के 2 पल बिता लें। लेकिन सरकार बोलती है जाओगे कैसे? अपनी गाड़ी जिस सड़क पर चलाओगे उस पर आपने रोड टैक्स दिया है वो वाला नहीं, अब इस पे आप दो टोल टैक्स। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ये छोटा सा जो हाईवे है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, इसमें पिछले कुछ सालों में सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स कलेक्ट किया है। सरकार क्या करती है? इन रोड को बनाने का ठेका देती है प्राइवेट कंपनी को और बोलती है इस पे लगा लो अपना टोल बूथ और दमादम पैसे कलेक्ट करो। अगर पुराने वाले हाईवे पर गाड़ी चलाकर आप जाओगे जयपुर से दिल्ली, टूटी फूटी सड़कें, लेकिन 350 रुपए का टोल लग जाएगा। और एकदम जो नया हाईवे अभी बना है, अभी तक टूटा नहीं है, उस पर आपको 600-700 रुपए तक का टोल देना पड़ सकता है। अब मैं जानता हूं आपके दिल में थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इस गुस्से को ना अपने फोन पर निकालना है ना हमारे चैनल पर। उल्टा चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये सारी चीजें कंपाइल करने के लिए। और रात के 10 बजे हम ऑफिस में बैठ के शूट कर रहे हैं, उधर उज्जवल भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम दोनों के लिए कम से कम एक लाइक दबा दो। और जाते जाते भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन से स्लाइस का अकाउंट भी चेक करते जाना। बड़ी पापी पेट का सवाल है, घर भी चलाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज चुप कर ही लेना यार। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। कमेंट में लिख दो मजा आया, अगर आपको मजा आया और आप यहां तक रुके हो तो। चलता हूं।